नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। तारीख है 1 फरवरी 2026, रविवार का दिन, और सबकी नजरें संसद पर टिकी हैं। कुछ ही घंटों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने वाली हैं। शेयर बाजार में तो जैसे तूफान से पहले की शांति है। हर कोई अपनी सांसें रोके बैठा है। तो आज हमारे सामने जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट एनालिसिस हैं और बाजार की जो उम्मीदें हैं, हम उनकी गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद साफ है, इस बजट को एक स्विंग ट्रेडर और एक कंटेंट क्रिएटर के नजरिए से डिकोड करना। हमें यह समझना है कि इस पूरे शोर शराबे के बीच असली मौके कहाँ छुपे हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, सरकार के सामने एक तरह से दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें 8% की ग्रोथ रेट हासिल करनी है और दूसरी तरफ सरकारी खर्चे और आमदनी के बीच का जो अंतर है, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसे भी काबू में रखना है। यह बजट इसी रस्सी पर चलने जैसा है। बाजार बस यही देखना चाहता है कि सरकार का संतुलन किस तरफ झुकता है, ग्रोथ की तरफ या फिर अनुशासन की तरफ। तो चलिए इसी संतुलन से शुरू करते हैं। सबसे पहले उन बड़े नंबर्स की बात करते हैं जो पूरी इकोनॉमी की दिशा तय करते हैं। सुनने में आ रहा है कि सरकार का लक्ष्य फिस्कल डेफिसिट को पिछले साल के 4.9% से घटाकर लगभग 4.4% पे लाने का है। अब ये नंबर सुनने में तो काफी टेक्निकल लगते हैं, लेकिन एक ट्रेडर के लिए इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सीधा कनेक्शन है सरकारी उधारी से। अगर सरकार का घाटा कम होता है, मतलब उसे अपना काम चलाने के लिए कम पैसा उधार लेना पड़ेगा। जब सरकार कम उधार लेती है तो बॉन्ड यील्ड, यानी जिस ब्याज दर पर सरकार को उधार मिलता है, वो स्थिर रहती है या नीचे आती है। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा और आसान करते हैं। बैंकों के मुनाफे और इस सरकारी बॉन्ड यील्ड में सीधा क्या कनेक्शन है? कई लोग ये नहीं समझ पाते। देखिए, बहुत आसान है। बैंक अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। अब मान लीजिए कि यील्ड बढ़ने लगती है, यानी नए बॉन्ड ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। ऐसे में बैंकों के पास जो पुराने कम ब्याज वाले बॉन्ड्स पड़े हैं, उनकी कीमत घट जाती है। अच्छा। इससे बैंकों को अपने ट्रेजरी पोर्टफोलियो पर नुकसान दिखाना पड़ता है। तो अगर घाटा कम होता है और यील्ड स्थिर रहती है, तो बैंकों के लिए ये एक बड़ी राहत की बात है। उनके मुनाफे पर दबाव कम हो जाता है। अच्छा, तो कम घाटा तो स्थिर बॉन्ड यील्ड और खुश बैंक, ये तो समझ आ गया। अब एक और बड़े नंबर पर आते हैं जिसकी हर तरफ चर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स। अनुमान है कि सरकार इसे जीडीपी के 3.5% तक बढ़ा सकती है, जो करीब 12 से 13 लाख करोड़ रुपए होगा। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और बाजार की उम्मीदें इसी नंबर से जुड़ी हैं। 2025 के बजट में भी यही हुआ था। जब सरकार ने कैपेक्स में 10% की बढ़ोतरी की थी, तो इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में एक जबरदस्त रैली आई थी। हाँ, मुझे याद है। बजट के बाद निफ्टी 5% तक चढ़ गया था। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। घोषणाएं बड़ी होती हैं, पर पैसा कितनी तेजी से जमीन पर खर्च होता है, असली खेल वहां है। कई बार प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने और काम शुरू होने में ही 1 साल लग जाता है। हाँ। तो ये एक शॉर्ट टर्म तेजी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि अमल कितना अच्छा होता है। तो सरकार एक तरफ इंफ्रा पर बड़ा खर्च करके अर्थव्यवस्था का इंजन तेज करना चाहती है। बिल्कुल। लेकिन इंजन चलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए। और ये ईंधन आता है बाजार में लगे पैसे से। और यहीं पर टैक्स सुधार, खासकर ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए, कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ बन जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीजी टैक्स में कटौती की बातें हो रही हैं। हाँ, एलटीजी और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी, ये 2 चीजें हर ट्रेडर के रडार पर है। उम्मीद की जा रही है कि एलटीजी को 12.5% से घटाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा असर होगा विदेशी संस्थागत निवेशकों पर, मतलब एफपीआईज पर। लेकिन क्या सिर्फ टैक्स में कटौती एफपीआईज को वापस लाने के लिए काफी है? पिछले कुछ महीनों में तो वे दूसरे उभरते बाजारों जैसे वियतनाम या ब्राजील में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, जहां ग्रोथ की संभावनाएं शायद बेहतर दिख रही हैं। क्या हमारा बाजार अभी भी उतना आकर्षक है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। सिर्फ टैक्स कट से एफपीआईज वापस नहीं आएंगे। उन्हें पॉलिटिकल स्थिरता, पॉलिसी में निरंतरता और मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी चाहिए। लेकिन टैक्स एक बड़ा ट्रिगर जरूर हो सकता है। ये एक सिग्नल होता है कि सरकार निवेशक हितैषी है, और एसटीटी में कटौती तो उससे भी सीधी खबर है। अनुमान है कि एसटीटी में मामूली कटौती से भी डेरिवेटिव्स वॉल्यूम में 20 से 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। अरे वाह,
20-30%। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे ज़ीरोधा या ग्रो के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल। ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा ब्रोकरेज। और ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक सोने की खान जैसा है। टैक्स कट का असली फायदा किसे, या बजट के बाद आपका ब्रोकर क्यों मुस्कुरा रहा है, इस पर एक पूरा वीडियो बन सकता है, जिसमें आप चार्ट्स पर दिखा सकते हैं कि पिछली टैक्स घोषणाओं के बाद वॉल्यूम कैसे बढ़ा था। बिल्कुल सही। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। सरकार खर्च बढ़ाएगी और शायद टैक्स में राहत देगी। तो इस सब का मतलब क्या है? पैसे कहाँ जा रहा है? चलिए एक एक करके सेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। L&T और IRB इंफ्रा जैसे नाम तो सबकी जुबान पर है। हाँ, L&T जैसे बड़े नाम तो सबकी नज़र में है, वो तो सेफ बेट है। लेकिन असली अवसर शायद उन छोटी कंपनियों में है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई चेन का हिस्सा है। अच्छा, जैसे कि? जैसे स्पेशल केमिकल बनाने वाली कंपनियां, या प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर सप्लाई करने वाली, या फिर केबल्स और पाइप्स बनाने वाली कंपनियां। बड़े ऑर्डर्स का असली फायदा इन्हें मिलता है, और ये अक्सर रिटेल निवेशकों की नज़र से चूक जाती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। कंटेंट के लिए भी ये एक बेहतरीन एंगल है। बजट के छुपे हुए हीरोज, इन 5 स्टॉक्स पर रखें नजर। ये हुई ना बात। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और MSME पर। आत्मनिर्भर भारत 2.0 और PLI स्कीम की बहुत चर्चा है। ये PLI स्कीम काम कैसे करती है आसान भाषा में? PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका सीधा सा मतलब है, आप भारत में जितना ज्यादा माल बनाओगे और बेचोगे, सरकार आपको उतनी ज्यादा सब्सिडी या टैक्स में छूट देगी। ये कंपनियों को चीन से मैन्युफैक्चरिंग भारत लाने के लिए एक बड़ा लालच है। अच्छा। उम्मीद है कि इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम्स का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इसीलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स पर सबकी नजर है। और रक्षा क्षेत्र का क्या? वहां भी बड़े ऐलान की उम्मीद है। करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट का अनुमान है, जिसमें ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खास फोकस की बात हो रही है। हाँ, और रक्षा क्षेत्र में कहानी अब बदल रही है। पहले हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक थे। सही बात है। अब हम निर्यातक बनने पर फोकस कर रहे हैं। तो HAL और BEL जैसी कंपनियां सिर्फ भारतीय सेना के ऑर्डर्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि उन्हें विदेशी ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। बजट में अगर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम आती है, तो इन स्टॉक्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा। और ग्रीन एनर्जी को तो हम भूल ही नहीं सकते। सोलर, EVs, बैटरी स्टोरेज। यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की बात हो रही है। पिछले बजट के बाद तो रिन्यूएबल्स इंडेक्स 25% भागा था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है। पैसा ज्यादातर सोलर पैनल लगाने और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जा सकता है, पर बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत महंगी है, और हम उसके लिए चीन से आयात पर निर्भर हैं। जब तक बजट में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई ठोस PLI स्कीम नहीं आती, तब तक EV की कहानी अधूरी ही रहेगी। तो निवेशकों को ये देखना होगा कि पैसा सिर्फ असेंबली पर लग रहा है या असली टेक्नोलॉजी बनाने पर। अब बात करते हैं आम आदमी की। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में कुछ राहत की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इससे लोगों के हाथ में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त डिस्पोजेबल आय आ सकती है। और ये पैसा सीधा जाएगा उपभोग यानी कंजम्पशन में। लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे, घर का सामान लेंगे, बाहर खाना खाएंगे। इसके साथ ही कृषि के लिए 2 लाख करोड़ का आवंटन और ग्रामीण योजनाओं का विस्तार भी होगा। जब गांव में पैसा पहुंचता है, तो ITC, HUL और गोदरेज एग्रोवेट जैसी FMCG और एग्री सेक्टर की कंपनियों की बिक्री सीधे तौर पर बढ़ जाती है। ये एक साइकिल है। और आखिर में बैंकिंग सेक्टर। फिस्कल डेफिसिट वाली बात तो हमने समझ ली, लेकिन SLR CRR दरों में कटौती की भी उम्मीद है। इसका क्या असर होगा? SLR और CRR वो पैसा है जो बैंकों को अनिवार्य रूप से रिजर्व में रखना पड़ता है। अगर इसमें कटौती होती है, तो बैंकों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है, जिसे वो लोन पर दे सकते हैं। मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। हाँ, सिस्टम में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी आ सकती है। इससे बैंकों की फंडिंग की लागत कम होती है और उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM सुधरता है। आसान भाषा में कहें तो बैंकों के मुनाफे का मार्जिन बढ़ जाता है, जो HDFC और ICICI जैसे बड़े बैंकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्टर्स पता चल गए, लॉजिक समझ आ गया जी। लेकिन एक ट्रेडर या कंटेंट क्रिएटर बजट के दिन इसे अपनी रणनीति में कैसे शामिल करे?
क्योंकि उस दिन तो बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है। बिल्कुल। मुझे 2020 का बजट याद है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और बाजार ऊपर था। फिर अचानक वित्त मंत्री ने एक नए टैक्स स्लैब की घोषणा की जो इतना उलझाने वाला था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। ओहो। सर, डिटेल्स में छिपा होता है। इसलिए सबसे पहली सलाह, अपनी पोजीशन साइजिंग कम रखें। अगर आप आमतौर पर 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो 2 या 3 में करें। दूसरा, टाइट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और कोई खास रणनीति? मैंने स्ट्रैडल जैसी ऑप्शन रणनीतियों के बारे में सुना है। हाँ, बजट से पहले स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल एक अच्छी रणनीति हो सकती है। इसमें आप एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हैं। इससे बाजार किसी भी दिशा में बड़ी चाल चले, आपको फायदा होता है। ठीक है। और बजट के बाद फोकस सेक्टोरल रोटेशन पर होना चाहिए, यानी जिस सेक्टर को बजट से सबसे ज्यादा फायदा मिला है, पैसा वहां शिफ्ट करें। लेकिन सावधानी भी जरूरी है, सिर्फ घरेलू संकेतों पर न चलें। अमेरिकी ब्याज दरें और कच्चे तेल की कीमतें क्या कर रही हैं, उस पर भी नजर रखें। ये तो हुई ट्रेडर्स की बात। कंटेंट बनाने वालों के लिए क्या सलाह है? उनके लिए स्पीड और गहराई दोनों जरूरी है। बजट 2026 स्टॉक मार्केट का क्या होगा, जैसे शीर्षक के साथ हिंदी अंग्रेजी मिक्स वीडियो बनाए जा सकते हैं। हाँ, इंग्लिश। हाँ। 1 फरवरी को लाइव स्ट्रीमिंग करें। टेलीग्राम पर पोल चलाएं कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा चलेगा, और चार्ट्स के साथ तकनीकी विश्लेषण दर्शकों को जोड़े रखेगा। बजट के बाद सबसे पहले जो उस सेक्टर का डीप डाइव एनालिसिस डालेगा, जिसे सबसे बड़ा आवंटन मिला है, वही जीतेगा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार यही है कि ये बजट विकास पर केंद्रित लगता है, जिसमें कैपेक्स यानी सरकारी खर्च पर जोर है, टैक्स में संभावित राहत और अलग-अलग सेक्टर्स के लिए आवंटन कई अवसर पैदा कर सकते हैं, लेकिन अस्थिरता के लिए भी तैयार रहना होगा। बिल्कुल। हमने आज बजट के तत्काल बाजार प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि एक ट्रेडर के लिए जरूरी है। लेकिन इस चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी, बताइए। सवाल ये है, क्या ये बजट भारत की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 25% तक ले जाने का निर्णायक प्रयास है? पीएलआई स्कीम्स और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियां तो उसी दिशा में इशारा कर रही हैं, लेकिन असली कहानी अगले 1 साल में उनके कार्यान्वयन, उनके अमल में छिपी होगी। बाजार की एक दिन की प्रतिक्रिया से परे देखने वाली असली चीज यही होगी।